ठीक हो गया जी? नो. So now we are going to discuss about the fourth step of what? Fourth step of what? Yes. Now we are going to discuss about the fourth step of what? Risk assessment. Very good. Risk assessment हो भाई. हम risk assessment के step पढ़ लेना. Yes. कि जितने भी identify the hazard, identify people, evaluate. ठीक है, ये सारे risk assessment के step हैं. Now the fourth step is to record the significant finding and implement them. ठीक है, आपने evaluate कर दिया उसको और आपने decide कर दिया कि यार ये चीजें, तो आप उसको क्या करते हैं, फिर document करते हैं, record करते हैं. ठीक है, उसको लिखते हैं या उसको विजुअली रिकॉर्ड वीडियो बना सकते हैं या उसको ऑडियो रिकॉर्ड करना, यानी ये सारी चीजों को आपने डेटा बनाना है इसका. ठीक है, रिकॉर्डिंग से मुराद ये. The significant finding of a risk assessment should be recorded to provide a statement of hazard. देखिए, I let you know about a thing that was regarding. We can come to know about the hazard by the help of previous record. ये विषय हमने डिस्कस किया था. जब रिस्क असेसमेंट ठीक है हमने की है, आइडेंटिफाई किया, पीपल आइडेंटिफाई किया, इवैल्यूएट किया, बट व्हाट डू यू थिंक इफ वी वुड नॉट रिकॉर्ड द रिस्क ऑल आवर फाइंडिंग्स? हम अगर तमाम फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो वो हमें आगे काम नहीं आएगा. ठीक है, तो इसकी वजह से व्हाट वी डू, वी जस्ट रिकॉर्ड द ओवरऑल सिग्निफिकेंट फाइंडिंग दैट वी हैव डन इन प्रीवियस स्टेप्स. ठीक है, जो भी रिकॉर्ड आइडेंटिफाई और जो भी चीजें. ठीक है जी. Statement of hazard in the workplace. The extent of the risk that they present and the action taken to control this. यानी हमने क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया, ठीक है, उसके बाद क्या एक्शन लिया उसके ऊपर. ठीक है, वो कौन सी एक्टिविटी थी, ठीक है, किसने की, कौन सी डेट थी, ये सारी चीजें हमने क्या करनी थी, रिकॉर्ड में मेंटेन करनी थी. ठीक है, फिर अब कह रहे हैं कि रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या चीजें नॉर्मली रिकॉर्ड की जा सकती हैं. देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटी एरिया एंड सिग्निफिकेंट हैजर्ड. ठीक है, कौन सी एक्टिविटी थी, कौन सा एरिया था, या पैकेजिंग में ये काम था या प्रोडक्शन में काम हो रहा था, वर्कशॉप पे काम हो रहा था. ठीक है, वो आपने मेंशन करना है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एड्रेस, दोज स्पेशली एड्रेस, कौन से लोग थे, ठीक है, वो आपने उसमें मेंशन करना है जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप. ठीक है, रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं, रिपोर्ट. फिर एवल्यूएशन ऑफ द रिस्क एंड द एडिक्वेट ऑफ द एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर, ये वही थर्ड स्टेप है कि उसको मेजर करना है आपने किस मैकेनिज्म के थ्रू, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, सीवीआरटी और लाइक्लीहुड को मल्टीप्लाई करके जो भी चीजें थी. ठीक है, फिर एक्शन प्लान फॉर द इम्प्लीमेंटिंग फर्दर प्रिकॉशंस नीडेड, कि आपने जब एवल्यूएट कर लिया हैजर्ड थे, ठीक है, अब ये चीज है, अब आपने एक्शन लेना है. कौन कौन से एक्शन ले सकते हैं? Yes, very good. Eliminate, substitute, engineering control, administrative control भी प्लीज. तो उन चीजों को भी आपने क्या करना, रिकॉर्ड करना. ठीक है जी, रिपोर्ट के अंदर बनाना. ठीक है, फिर क्या है, डेट ऑफ असेसमेंट एंड नेम ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन कैरिंग आउट द रिसर्च. ये नई चीज है. वो कह रहा है कि जब भी आपने रिस्क असेसमेंट किया है, आपने उसकी डेट भी लिखनी है और ये भी लिखना है कि किस कॉम्पिटेंट पर्सन ने किया रिस्क असेसमेंट, कौन शख्स था वो, कौन मतलब कॉम्पिटेंट पर्सन था. ये हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, इवन इंजीनियर हो सकता है, कोई भी हो सकता है. उसने अपना नाम मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है और रिव्यू डेट कि कब इसको रिव्यू किया गया. फॉर एग्जांपल, अगर एक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट आपके पास है, ठीक है जी, वो 4 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है जी, एक्सीडेंट हो गया, रिस्क असेसमेंट हुआ, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ हो गया. ठीक है, वो रिकॉर्ड है, लेकिन उस रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट को रिव्यू 4 साल तक किया ही नहीं गया. ठीक है, तो वुड इट बी कंसीडर अ वैलिड डॉक्यूमेंट? नो, क्योंकि देखो, अगर 4 साल के दौरान अगर प्रोसेस में कोई मॉडिफिकेशन हो गई, फॉर एग्जांपल, ठीक है, या कोई बंदा चेंज हो गया, ठीक है, या कोई कंडीशन दूसरी चेंज हो गई, कोई जगह चेंज हो गई, कोई सिविल वर्क चेंज हो गया, फिर क्या रिव्यू करना, उसको कितने ड्यूरेशन बाद रिव्यू करना एक मैंडेटरी समझा जाता है? 1 साल, हर साल. ठीक है ना, कोई एक्सीडेंट नाउ नहीं हो तो 1 साल बाद तो करना ही है.
अगर हो जाए तो वो फिर कुछ कंडीशन है जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि भाई मैनेजमेंट चेंज हो गई, प्रोसेस चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो उसमें हमने आपने रिव्यू करना होता है। कुछ भी ना हो तो 1 साल बाद, 1 साल, ठीक है जी, वो तो करना ही है। समझ में आ गई थी ये चीज। 5वां स्टेप है रिव्यू एंड अपडेट। वही चीज कि आपने उसको हर साल रिव्यू करना है। कहता है रिस्क असेसमेंट मस्ट बी रिव्यूड एंड अमेंडेड। रिव्यू करेंगे और उसमें चेंजेस लाएंगे इफ नीडेड, जरूरत है तो उसमें अमेंड करें, चेंज करें एज नेसेसरी, if there is a reason to suspect that it is no longer valid, if there has been a significant change. अब मुझे बताइए कि what would be the scenario or reasons, ठीक है, where we require this amendment in the risk assessment report. हमें रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर चेंजेस की जरूरत कब पड़ सकती है? वही चीजें जो हमने पहले डिस्कस की, जैसे पॉलिसी पे हमने डिस्कस किया था ना, एक्सीडेंट हो जाए, गुड, मैनेजमेंट चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, ठीक है, चलो वही चीज है। और जगह चेंज हो जाए, ठीक है, चेंज हो गई, और कुछ वर्कर चेंज। देखिए बेसिकली नंबर ऑफ सिचुएशन कैन बी ट्रिगर अ रिव्यू ऑफ रिस्क असेसमेंट। बहुत सारी चीजें जैसे 1 साल बाद से पहले भी करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस में चेंजेस आ गए, कोई मॉडिफिकेशन हो गई, ठीक है, तो आप उसको रिव्यू करें। सब्सटेंस, पहले आप एज अ प्रिजर्वेटिव कुछ और केमिकल यूज कर रहे थे, नाउ यू आर यूजिंग अदर केमिकल, ठीक है, कुछ चेंज आपने कर दिया प्रोसेस के अंदर, ये सब्सटेंस चेंज कर दिया, रॉ मटेरियल चेंज हो गया, बेशक वो किसी भी वजह से हुआ हो, डायरेक्ट अवेलेबिलिटी नहीं थी, कॉस्ट ज्यादा थी, उससे सस्ता और अच्छा मिल गया, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है जी। इक्विपमेंट चेंज हो गया तो आपने रिव्यू करना है, ठीक है। वर्क प्लेस एनवायरमेंट है, पर्सनल है, और लीगल स्टैंडर्ड्स, ये देखें मोर और लेस वही चीजें जिस तरह पॉलिसी में हमने डिस्कस की थी, ठीक है जी। देयर इज अ रीजन टू सस्पेक्ट दैट द असेसमेंट इज नॉट वैलिड। एक्सीडेंट हो सकता है, नियर मिस और इल हेल्थ। देखिए अगर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, या एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, हो गया उसी एक्टिविटी का जिसका हमने रिस्क असेसमेंट किया हुआ, ठीक है, तो वो रिस्क असेसमेंट वैलिड नहीं रहता। या नियर मिस हो गया तो वो रिस्क असेसमेंट वैलिड नहीं रहता, ठीक है। या इल हेल्थ हो गई तो उसकी वजह से, तो वो रिस्क असेसमेंट इज नो मोर वैलिड, ठीक है। बिकॉज व्हाई डू वी कंडक्ट रिस्क असेसमेंट? जस्ट टू अवॉइड और प्रिवेंट अस फ्रॉम इल हेल्थ, डिजीज और डेथ, वो जो 4-5 चीजें पड़ी है, ठीक हो गया जी। तो दिस इज जी। सर आपने कहा कि वो वैलिड नहीं होगी, अगर इसमें कोई ह्यूमन एरर ना हो तब भी वो वैलिड नहीं होगी? आप कहते हैं कि अगर ह्यूमन एरर की वजह से, नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा वैलिड नहीं रहेगी वो रिस्क असेसमेंट, अगर इल हेल्थ हो जाए, नियर मिस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द वे, उसमें ह्यूमन एरर नहीं है, इंसान ने खुद से कोई गलती नहीं की, उसकी तरफ से नहीं हुई, तो वो भी वैलिड नहीं होगी? देखिए अगर ह्यूमन एरर नहीं है लेकिन एक्सीडेंट, नियर मिस या इल हेल्थ फिर भी हुआ है, तो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस, मतलब फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, कोई कंडीशन का मसला हो सकता है उस पे ट्रेनिंग ना हुई उस बंदे की, मतलब रीजंस तो कुछ ना कुछ होगा ना उसके बाद। कहने का मतलब है अगर ये चीजें हो जाती हैं तो इट मींस के रिस्क असेसमेंट में कहीं ना कहीं लूप होल है, उसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश है, उसको चेंज करने की गुंजाइश है, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि देखिए नियर मिस हुआ है तो मतलब कहीं ना कहीं तो, क्योंकि अगर रिस्क असेसमेंट प्रॉपर हुआ है ना, तो कहने का मकसद यही कि हम कर रहे क्यों हैं रिस्क असेसमेंट? जस्ट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम दीज थिंग्स। हमें ऑर्गेनाइजेशन को या हमें अपने आप को इस तीन चीजों से महफूज करना है, बचाना है। अगर फिर भी वो चीज हो रही है तो जाहिर सी बात है हमें उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, हमें रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करने की जरूरत है, उसको चेंज करने की जरूरत है। लेकिन चेंज कब करते हैं? जब एक चीज चेंज हो गई तो प्रीवियस वन इज नो मोर वैलिड,
देखिए मैं एक और मिसाल देता हूँ, जिससे आईने पाकिस्तान है, ठीक है, अगर एक अमेंडमेंट आ गई तो जो पिछला कानून था वो खत्म हो गया, क्योंकि उसमें चेंजेस आ गई, वो अप्रूव हो गई, तो पिछला खत्म। अगर अगली गवर्नमेंट आके फिर उसको खत्म कर दे, वो एक अलग बात है। यानी अगली आके उस नए कानून को खत्म कर दे, तो फिर वो पिछला कानून दोबारा अप्रूव कर दे, वो एक कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर एक अमेंडमेंट आ गई तो प्रीवियस कानून या प्रीवियस जो आपकी रिपोर्ट है वो इनवैलिड हो जाती है, क्योंकि नई अमेंडमेंट उसमें आ चुकी है। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। यस यस सर। एंड सर वन मोर थिंग जी जी। सर, रिस्क असेसमेंट का मेन मकसद ये होता है कि हमने एग्जामिनेशन करनी होती है और उसको जो जो हैजर्ड्स होते हैं उसको हमने एलिमिनेट करना होता है, जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो लेकिन सर रिस्क तो कभी भी जीरो पे नहीं जाता। हमेशा जब भी हम रिस्क असेसमेंट करके करेक्टिव एक्शन लेते हैं तो हमेशा कोई ना कोई तो रिस्क रहता ही है। तो ये कहने का ये सवाल मेरा ये था कि अगर वो जो रिमेनिंग रिस्क रह जाता है, अगर वो कोई सिग्निफिकेंट हमें कोई कॉज क्रिएट कर दे तो फिर क्या होगा? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि रिस्क जो है कभी भी एलिमिनेट नहीं होता, ठीक है। तो मैंने रिस्क को एलिमिनेट करने की बात नहीं की, मैंने कहा हैजर्ड को एलिमिनेट कर दें तो रिस्क खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कहता हूँ ये ट्रिप हैजर्ड है, ये जो बॉक्स है, अगर मैं इसको बिल्कुल ही जड़ से ही खत्म कर देता हूँ, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल तो जब ये हैजर्ड ही खत्म हो गया तो रिस्क तो कहाँ रहा, वो रिस्क रहा ही नहीं ना। ठीक है, रिस्क ठीक है, वो आपकी बात सही है कि बिल्कुल एलिमिनेट नहीं होता, चांसेस होते हैं, लेकिन जब एक हैजर्ड ही खत्म हो गया तो रिस्क नहीं रहता फिर वो। समझना मेरा पॉइंट तो। ओके सर, क्लियर। ऑब्जेक्टिव में बताना चाह रहा हूं, ये देखिए ये पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट है। थोड़ा सा इसको दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। आई गेस आपकी स्क्रीन पे पता नहीं नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे। यस, ये आ गए। ठीक है, कह रहा डेथ एंड पर्सनल इंजरीज से बचने के लिए हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, ठीक है जी, पहली चीज। फिर कह रहे अदर टाइप ऑफ लॉस से बचने के लिए हम करते हैं रिस्क असेसमेंट। फिर कहता है कि कानून की गिरफ्त में या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट से बचने के लिए, कॉस्ट का मतलब है एक्सपेंडिचर से बचने के लिए हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको भी देख लें। ये वाली स्लाइड, ये देखिए, अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, या तो उस हैजर्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उस पर इंजीनियरिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए एलिमिनेशन में अगर आप जाते हैं ना, तो एलिमिनेशन का मतलब है कि आपने उस हैजर्ड को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, तो ही इज नो मोर अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, वो कंसिडरेशन में ही नहीं रहा ना फिर तो उसमें रिस्क फिर नहीं होगा, क्योंकि वो जब पहली बात हैजर्ड ही नहीं है तो रिस्क किस चीज का। ठीक हो गया जी, ओके चलेंगे। अब मैं आपको बता, ये रिस्क असेसमेंट के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, क्योंकि रिस्क असेसमेंट के टॉपिक हमारा ओवर खत्म हो गया। समझ में आया? पहले तो ये बताएं रिस्क असेसमेंट, ठीक है, क्या होता है, क्यों होता है, क्या स्टेप्स हैं। ये एग्जाम में आता है, ये अक्सर क्वेश्चन ये वाला रिस्क असेसमेंट के जो स्टेप्स मैंने आपको बताया ना, इसी के अंदर से आते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसके सवाल दूंगा, तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताइए। क्लियर है सबको? चले, अब आपको थोड़ी सी रिस्क असेसमेंट की एक रिपोर्ट है, लेट मी शो यू।
देखिए पहली चीज व्हाट आई टोल्ड यू पीपल कि रिस्क असेसमेंट का जो फॉर्मेट है वो कुछ प्री सेट फॉर्मेट नहीं है। जरा ऑनलाइन पार्टिसिपेंट प्लीज मेक श्योर कि आपको ये रिस्क असेसमेंट की एक रिपोर्ट मैंने इधर ओपन की है, ये आपको नजर आ रही है। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट जरा मेक श्योर करें। सर अभी शो नहीं हो रही। सर अब आ गया। ठीक हो गया जी। देखिए व्हाट आई टोल्ड यू कि इसकी कोई प्री सेट फॉर्मेट नहीं है। पहली चीज हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से इसको ड्राफ्ट करती है, ठीक है। लेकिन आप मीनवाइल अगर चीजें देखें ना तो देखिए उन्हीं चीजों में से सारी चीजें होंगी कि रिस्क आपने आइडेंटिफाई द हैजर्ड, पीपल, फिर करेक्टिव एक्शन, हूम मे गॉट हार्म, ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। देखिए सबसे पहले तो ये रिस्क असेसमेंट की एक रिपोर्ट है। सबसे पहले इंडस्ट्री का नाम लिखा है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, कितने लोग उधर काम करते हैं, वो कंपनी करती क्या है, ये जनरल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना। ये निबोश की मैं रिपोर्ट की आपको बात बता रहा हूँ, निबोश का फॉर्मेट है, ठीक है, उन्होंने बनाया हुआ, ठीक है। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बता दी, ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन है। अब आगे देखें रिस्क असेसमेंट के ऊपर हैजर्ड कैटेगरी। अगर फर्स्ट लेफ्ट आप कॉलम को देखें तो व्हाट इज दिस? हाँ इलेक्ट्रिसिटी। चलो रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में जो ऊपर वाला फॉर्मेट हमें दिया होगा सारे कंपनी फॉर्मेट किया होगा लेकिन वो खाली होगा, आपको फिल करना होगा। तो कंपनी की इंफॉर्मेशन भी हमको देखनी है। खोल देखिए ना, वो बताएंगे आपके भाई मैंने रिस्क असेसमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन का किया, ठीक हो गया। पहली चीज क्या है इलेक्ट्रिसिटी। अब उस इन स्टेप्स में आ जाए आप, ये जो रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप है ना, तो पहली अगर कॉलम की मैं बात करता हूँ जहां लिखा है इलेक्ट्रिसिटी और रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, ठीक है, ये क्या चीज है? मैं 5 स्टेप की बात कर रहा हूँ, मुझे रिस्क असेसमेंट के स्टेप आइडेंटिफाई द हैजर्ड है। देखिए पहले स्टेप में क्या किया, हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया कि यार वहां पे हैजर्ड था, कौन सा हैजर्ड था? इलेक्ट्रिक शॉक का था, इलेक्ट्रिसिटी हैजर्ड, ये इलेक्ट्रिकल हैजर्ड था, ठीक है जी। अब अगला कॉलम देखें और खुद इसको समझें, ठीक है। देखिए यही लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड है, तो वहां पे लिखा है कि ऑल वर्कर्स, मेनली इलेक्ट्रीशियंस, ऑपरेटर और हेल्पर, ठीक हो गया जी। कि कौन कौन उस हैजर्ड से, किस हैजर्ड से, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से इफेक्ट हो सकता है, हार्म हो सकता है। फिर लिखा हुआ है व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, क्या कर रहे हैं वहां पर वो लोग, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि उन्होंने इससे बचने के लिए क्या किया, ठीक है। ये तीसरा स्टेप आ गया कि डिसीजन, यहाँ पे वो वाला एवेल्युएट वाला नहीं है अभी, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं यार, ये सेफ्टी साइन बोर्ड लगा रखे हैं उन्होंने, ठीक है। उसके बाद एप्रोप्रिएट वायरिंग्स कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट करते हैं, लॉग आउट टेक आउट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। अब वो कह रहा है कि क्या फर्दर कंट्रोल आप सजेस्ट करते हैं, आप वो एलिमिनेट करवाते हैं उन चीजों को, सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, और वो इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या पीपीई
तो आपने यहाँ सजेशन देनी होती है कि यार उन्हें ये चीज और करनी चाहिए, ये वो कर रहे हैं, ये और करनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने सजेशन दी, उस सजेशन की आपने टाइम स्केल बताना है कि यार वो इतने महीने में ये काम होना चाहिए। मतलब एज एन एवेल्युएटर, एज एन रिस्क असेसमेंट कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, आप एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो आप डिसाइड करें यार ये काम 1 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ये काम 1 वीक के अंदर हो जाना चाहिए। कौन सा काम? ये जो आप सजेस्ट कर रहे हैं कॉलम नंबर 4 के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने डिफाइन करना है कि यार कौन बंदा इसका रेस्पॉन्सिबल, कि किसने करना है ये काम। समझ में आ गई बात? तो दिस इज समथिंग जस्ट लाइक आई मीन रिस्क असेसमेंट। ये रिस्क असेसमेंट की हुई है सारी। अब देखिए डिफरेंट हैजर्ड अलग अलग आइडेंटिफाई किए हुए हैं। ठीक है, कितने हैजर्ड होता है? तकरीबन 10 मिनिमम, 12 भी लिख सकते हैं, 13 भी लिख सकते हैं, मिनिमम 10 लिखने हो। ठीक है, फिर उसमें आपने मोरल आर्ग्यूमेंट, लीगल आर्ग्यूमेंट, फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट देनी है, और ये सारी चीजें आपने लिखनी है रिपोर्ट में। IG2 सर से ये रिपोर्ट असेसमेंट जी, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट्स बनानी। जी, ये रिस्क असेसमेंट की रिपोर्ट बना के आपने विद इन 1 वीक अराउंड जमा करानी 1 वीक टाइम होता है। लेकिन आप ये रिपोर्ट अभी से ही बनाएंगे, मंडे से शुरू कर देंगे वो। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। और रिस्क असेसमेंट के हवाले से क्या होता है और कैसे अब ये आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है। अच्छा, ये तो भी IG2, ठीक है, लेकिन बेसिकली हम जो कर रहे हैं वो IG1 से कर रहे हैं, तो IG1 से सिर्फ क्वेश्चन भी आएंगे। जरा इसमें सिनारियो में देखें, जरा कोई है इससे क्वेश्चन? बताइए IG1 से अभी तक जो हमने पढ़ा है इसका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सब मुत्तफिक हो जाएंगे, मुत्तफिक हो गए। But towards 3 में ही है। assessing the application of risk assessment। ये ऑनलाइन पार्टिसिपेंट आप भी जरा काइंडली बता दें कि जो सिनारियो है उसमें कौन सा क्वेश्चन है जो कि हम इसकी मदद से कर सकते हैं। आप टास्क नंबर 3 कह रहे हैं। Assessing the application of risk assessment। यस, कहता है, लेकिन सवाल है व्हाट कंट्रोल मेजर्स कुड हैव बीन यूज्ड टू प्रिवेंट और रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, अब आपने बेसिकली वो जो मैनुअल हैंडलिंग हुई या शुरू से जो भी मामला चले SC वर्कर के साथ ना या SC कंपनी के साथ, ठीक है, आपने उन सब को इसी कॉन्टेक्स्ट में जवाब देना है कि आप क्या क्या सजेस्ट करते हैं कि वो रिस्क क्या नाम है जो एक्सीडेंट जो कर सकता था। देखिए फॉर एग्जांपल, अब वो जो एरिया है जो कि ऑफ टाइम में जाना था, ऑफ टाइम में वो इंटर हुए उस किचन और वर्कशॉप में, तो वो कॉर्डन ऑफ करना चाहिए था किसको? वर्क स्पेस कंपनी, क्योंकि वो उनकी प्रीमिसेस है। ठीक है, उन्होंने पहली बात ये उनको अलाउ क्यों किया? हाल तो वो गलत टाइम पे थे तो वो उनको वहीं पर रोक सकते थे। ठीक है, ये पॉइंट हो सकता है। TL रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद था,
सर टीएल रिप्रेजेंटेटिव रिसेप्शनिस्ट, सॉरी, रिसेप्शन से जो काम कर रही थी उन्होंने वो रोलर रखा था तो वो भी सिंबल नहीं लगाया लेके वो एक आप लिख पीछे सकते हैं। टाइल मतलब ये सारे पॉइंट आपने आइडेंटिफाई कर, एज अ सुपरवाइजर उन्हें क्या कर, आपने बताना है कि यार इन्होंने इस एक्सीडेंट की सीवियरिटी को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कर सकते थे, ये सवाल। ठीक है, तो आपने इसी सिनारियो में से मुख्तलिफ पॉइंट निकालने कि भाई इंडक्शन ट्रेनिंग जो है उसके बगैर उनको प्लांट में इंटर होने ही नहीं देना चाहिए था। मतलब आर्ग्यूमेंट हो सकती है, जब उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं हुई तो वो अंदर कैसे आ गए। ठीक है, फिर चलो वहां तक पहुंच भी गए, तो वो जगह जो है जो जहां पर 4 बजे के बाद जाना अलाउ नहीं था, तो वो लॉक क्यों नहीं गई, कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं किया गया, उसको बैरिकेड क्यों नहीं किया गया, उस दरवाजा लगा के उसको ताला क्यों नहीं लगाया गया, ये हो सकता है। फिर टीएल के रिसेप्शन इसने देख लिया, तो उसने भी, हालांकि वो फर्स्ट एडर था, लेकिन टीएल का रिप्रेजेंटेटिव जो जो रिसेप्शनिस्ट था वो फर्स्ट एडर था, फिर भी उसको पता भी था कि 4 बजे के बाद जाना अलाउ नहीं, फिर भी उसने उसको नहीं रोका। ये है ना सारी चीजें उसमें। तो ये सारे आपने पॉइंट जो है ना वो इसमें तो लिखने, यार ये कर लेते तो शायद बच जाता, ये कर लेते तो शायद एक्सीडेंट ना होता, ये चीज कर ली जाती तो ये कर ली। ठीक है जी, रिस्क असेसमेंट मैनुअल जो शिफ्टिंग कर ली थी वहां पे हुआ ही नहीं, जड़ से ही नहीं हुआ, ये पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए 20 नंबर का सवाल है, तो आपने तकरीबन तकरीबन यहाँ पे अराउंड 20 पॉइंट लिख लें इसी तरह के निकाल के, बहुत सारे पॉइंट्स इस तरह के हैं। ठीक हो गया जी, चलिए ये रिस्क असेसमेंट का हमारा एक मेन टॉपिक था वो हमने एंड कर लिया, और अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज परमिट टू वर्क सिस्टम। रेस्ट करना है, चलो फिर ये नया टॉपिक कितने बजे शुरू करें, 2-3 मिनट, मैंने कहा लोग छुट्टी करें। बारिश हो रही है तो बाहर वैसे भी बारिश है 1 बजे तक तो हाँ तो ये परमिट टू वर्क सिस्टम कंप्लीट कर देते हैं। चलिए जी, लेट्स हैव अ 5 मिनट ब्रेक। कोई क्वेश्चन है तो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट बताएं अगर रिस्क असेसमेंट के हवाले से कुछ कंफ्यूजन है आपको। सर सामा आपकी आवाज नहीं आ रही अनफॉर्चुनेट। अब क्लियर सर? आप थोड़ी क्लियर है, अभी बोलिए। सर आपने जो आर्गोनॉमिक्स हैजर्ड का जिक्र किया उसमें मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जो एक है, ये उसमें आ सकती है? प्लीज आपकी आवाज कटिए, दोबारा बोले, मैं नहीं समझा। सर जो आर्गोनॉमिक्स हैजर्ड है उसमें ये हाँ होता है कि हाँ, रेपिटेटिव होता है ना, आप जो जी काम जी जी उसमें मैं ये कह रहा था कि जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है एक हाँ हाँ, एग्जांपल है, तो ये आर्गोनॉमिक्स में आएगा ना? जी जी, यस, सही कह रहे हैं आप, इसमें ही आएगा, क्योंकि वो ये ना आपने देखे आपका हाथ, मैंने बताया सुन हो गया ये काम करते करते, ठीक है, रिपीटेटिव आप काम कर रहे हैं, ये जो इसके मतलब ये मसल या बोन वगैरह की जो डिसऑर्डरनेस है ये इसी की ergonomics की वजह से ही होती है। यू आर राइट, बिल्कुल। क्लियर। तो बिलाल अहमद से ज्वाइन नहीं और उसने ग्रुप मैसेज किया अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं? और आईडी और पासपोर्ट भेज दें लिंक से ज्वाइन
सर ये इशू मेरे साथ भी आया था, लेकिन इसका ये है कि इसको रिजॉल्व करने के लिए आप एक बार बैक जाओ, फिर से लिंक को क्लिक करो, तो फिर वो ओपन हो जाती है लिंक के थ्रू मीटिंग। चलो होप ये start करें? Yes.
चलिए जी, the next topic that is permit to work system. स्क्रीन शेयर का बताइएगा जी। क्लियर सर? ठीक हो गया। चलें, the next topic that is permit to work system. ठीक है, डिस्कशन के बाद फिर टॉपिक है फ्रॉम एलिमेंट्री करते हैं जी। अच्छा जी, परमिट टू वर्क सिस्टम के हवाले से आपका क्या कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा आप बताइए। कॉल स्टार्ट करने के लिए परमिशन परमिशन, इजाजतनामा, ठीक है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, ये भी इस तरह से कह सकते हैं। कह रहा है इट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर, ठीक है, व्हिच इंश्योर दैट ऑल नेसेसरी एक्शंस आर टेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर पार्टिकुलरली हाई रिस्क। कोई भी काम करने से पहले, उसके दरमियान या उसके बाद में कोई हैजर्ड तो नहीं है, या आपने इस फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर में रिपोर्ट मतलब लिखना होता है। ठीक है जी, कह रहा परमिट टू वर्क सिस्टम इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर। It is the sort of high risk work that could normally be controlled by a permit to work system. अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, that is high risk work. देखिए high risk work कौन कौन से हो सकते हैं? इस हाइट पे काम करना, Yes, work at height हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, ठीक है जी, और डीप वाटर में नहीं, डीप वाटर में ठीक है आप कह सकते हैं, और केमिकल के साथ, ठीक है जी, ठीक हो गया। तो ये सारे के हाई रिस्क वर्क। फॉर एग्जांपल बुक में जो मेंशन है हॉट वर्क, हॉट वर्क से मुराद ये कि किसी टैंक पे आप काम कर रहे हैं या किसी इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं, वहां पर हाई टेम्परेचर है, तो हॉट वर्क वर्क परमिट होगा, वर्क परमिट फॉर द हॉट वर्क, ठीक है। फिर इसी तरह वर्क ऑन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम, आपने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करना है तो उसके लिए एक वर्क परमिट हो सकता है। कन्फाइंड स्पेस, एक घुटी हुई जगह पे आप इंटर होके काम कर रहे हैं, कोई टैंक हो सकता है, अंडर द वाटर हो सकता है, ठीक है, कोई मतलब कोई गार हो सकता है, माइनिंग वगैरह साइट हो सकती है, तो वो सब किस में आ जाते हैं, कन्फाइंड स्पेस के अंदर आ जाते हैं। फिर कह रहा वर्क ऑन ऑपरेशनल पाइपलाइंस, ऑपरेशनल पाइपलाइन से मुराद ये है कि कोई पाइपलाइन है जिसके अंदर फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, और आप उस पर काम कर रहे हैं, दैट देखिए कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो इट एक्सर्ट सम प्रेशर, ठीक है, वो एक पाइप लाइन के ऊपर प्रेशर करके रही है। अब ऑपरेशनल लाइन पे काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, वो खुदा का टूट जाती है, तो ठीक है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, इट्स हाई रिस्क वर्क, तो आपके लिए उसके लिए कौन सा वर्क ऑन ऑपरेशनल पाइपलाइन का वर्क परमिट होगा अलग। अच्छा, ये अलग अलग वर्क परमिट क्यों है जी? Why you need to, I mean, develop different work permit system for different work? हर काम के लिए अलग। क्योंकि देखिए हर काम की एक नोयत अलग है। देखिए आप इलेक्ट्रिकल वर्क का काम कर रहे हैं, ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल वर्क का काम कर रहे हैं और आप जो चेक कर रहे हैं वो इसमें ये चेक करेंगे कि यार इसमें ऑक्सीजन लेवल कितना है, डज इट मेक सेंस? नहीं, क्योंकि आप उसमें चेक क्या करेंगे, शेयर में पोटेंशियल कितना है, वोल्टेज कितना है, ये चीज, क्योंकि वो एक बेसिकली डॉक्यूमेंट होगा, एक चार्ट होगा जिसमें चेक लिस्ट होती है बेसिकली, उसमें आप मेंशन करते हैं। अब जितने कन्फाइंड स्पेस है ना, तो वहां जाके आप ऑक्सीजन का लेवल चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी मतलब वेस्ट वाटर के उसमें जाना है, नाले वगैरह में, तो आप H2S की कंसंट्रेशन चेक करेंगे, यार उसकी H2S की कंसंट्रेशन क्या है, तो ऐसा डिफरेंट
हाँ मतलब डिफरेंट वर्क की नेचर है तो डिफरेंट हैजर्ड होंगे, उसके लिए वो डिफरेंट चेकलिस्ट होगी। ठीक हो गया। इसी तरह एक्सकवेटिंग में खुदाई वगैरह करें तो उसके लिए अलग चेकलिस्ट होगी, अलग हैजर्ड है उसके, तो वो आपने उसके लिए अलग प्रोफार्मा होगा। मेंटेनेंस वर्क ऑन लार्ज कॉम्प्लेक्स मशीन की किसी इक्विपमेंट पे काम, अब हर इक्विपमेंट की अलग नेचर है, कोई इक्विपमेंट किसी तरह का है, कोई किसी तरह का है, तो उनके लिए वर्क एट हाइट। ठीक हो गया, इसकी अलग नेचर है। समझ में आ गई ये बात? नाउ अब जो वर्क परमिट चाहे कोई सा भी हो, वर्क एट हाइट का हो, हॉट वाटर कोल्ड वाटर का होगा, और कन्फाइंड स्पेस का होगा, एक्टिवेशन का हो बेशक, या आई मीन कोई सा भी हो सकता है ना। उसके चार आपके पास क्या होते हैं, देयर आर 4 बेसिकली सेक्शंस। ठीक है, जिसमें हर वर्क परमिट जिसके अंदर ये, उसके अंदर ये चारों सेक्शन। पहला सेक्शन होता है जी इशुएंस। The first one is issuance, and the second one is receipt, and the third one is clearance, and the fourth one is clearance. Cancellation. So the cancellation, clearance and cancellation. ठीक है जी। देखिए इशू की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए मैंने क्या क्या डिफरेंट वर्क परमिट्स हैं, उन हर वर्क परमिट के अंदर देयर वुड बी 4 सेक्शन। ठीक है, इशुएंस, रिसिप्ट, क्लियरेंस एंड कैंसिलेशन। इशू से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल वी हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, प्लांट पे, जहां भी एक काम करना है, उसकी इजाजत लेनी है, तो पहले तो वर्क परमिट इशू किया जाएगा, यार ये काम है, ठीक है, इस बंदे ने करना है, इस टाइम से इस टाइम तक करना है, इस जगह पर करना है। यही चीजें हो सकती है इशुएंस में, ये आप लिखेंगे। तो इसमें देखिए लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क टू बी कैरी आउट, क्या काम करना है परमिट के अंदर लिखना होगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए डेट एंड टाइम इशू एंड द ड्यूरेशन। ठीक है, कब करना है, कितनी देर के लिए करना है, डेट एंड टाइम आ गया, और ड्यूरेशन 1 घंटे के लिए करना है, 2 घंटे के लिए करना है, 3 घंटे। असेसमेंट ऑफ हैजर्ड एसोसिएटेड विद द जॉब। हैजर्ड उसमें जैसे कन्फाइंड स्पेस का मैंने कहा ऑक्सीजन लेवल हो गया, H2S की कंसंट्रेशन हो गई, SOx NOx की कंसंट्रेशन हो गई। अच्छा ये जो चेकलिस्ट है, देखें ये भी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, वहां पे किसी और किस्म की गैसेस हो सकती हैं, क्लोरीन गैस का वहां इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो सकती है, तो उसकी कंसंट्रेशन चेक करेंगे। ठीक है, कोई ऐसी जगह है जैसे नाले की मैंने मिसाल दी वेस्ट वाटर की, वहां पे H2S की कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए साथ से चेकलिस्ट होगी हैजर्ड की। फिर कहता है कंट्रोल्स रिक्वायर्ड सच एज आइसोलेशन, पीपीई, द इमरजेंसी प्रोसीजर। ठीक है जी, वर्क एट हाइट हो रहा है, वो जगह वो आइसोलेट हुई है, यस या नो। ठीक है, फिर वो जो इशूअर है, जो इशू कर रहा है वर्क परमिट, वो इसको इंश्योर करेगा। ठीक है जी, कि यार वो आइसोलेट, अगर जरूरत है तो आइसोलेट होनी चाहिए, नहीं है तो चलो, नहीं भी है तो नहीं लिख के भी आप कर सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन इशूइंग द परमिट। अब जो ये सब लिख रहा है इंफॉर्मेशन, अब उस ऑथराइज्ड पर्सन ने उसको क्या करना, साइन करना, सारी चीजें इंफॉर्मेशन मेंशन करके सिग्नेचर करना। परमिट इशू हो गया जी। अब आती है बात, काम करना है किसने, किसने करना है। जैसे मेंटेनेंस का काम है तो वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 बजे उसने इशू किया, 3:05 में उसको रिसीव हुआ मेंटेनेंस वाले बंदे। ठीक है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, तो वो क्या करेंगे, सिग्नेचर ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन एक्सेप्टिंग द परमिट। अब जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट या वर्कशॉप में जो बंदा है मेंटेनेंस वाला, उसको जब रिसीव कर रहा है तो वो साइन करेगा और टाइम लिखेगा कि मुझे इतने बजे 3:05 पर रिसीव हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 बजे इशू हुआ और उसके पास वो 4 बजे पहुंचता है, ठीक है जी, मेंटेनेंस वर्कर के पास, तो वो साइन करके 3 बजे इशू हुए परमिट पे वो साइन करके 4 बजे ही लिखेगा, क्योंकि उसको तो 4 बजे मौसूल हुआ ना भाई। ठीक है, बिकॉज इन द इंडस्ट्री और जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें टाइम जो है बहुत मैटर करता है। ठीक है, 1-1 मिनट का आपने अकाउंटेबल होना पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आ गई जी इशू
अब क्या हुआ, रिसीव हो गया कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल वाला पर्सन इसको रिसीव करेगा। काम डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, ठीक है। मेंटेनेंस का है तो मेंटेनेंस वाला बंदा उसको रिसीव करेगा, सिविल है तो सिविल वाला बंदा उसको रिसीव करके साइन करेगा, टाइम लिखेगा। उसके बाद ये काम हो गया, कहते हैं सिग्नेचर ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन स्टार्टिंग दैट द एरिया हैज बीन मेड सेफ वर्क कंप्लीटेड and that they are leaving the area and isolation can be, ठीक है। अब क्या होगा, मेंटेनेंस वाला बंदा जाता है जी इस जगह पे काम करने, फिर वहां के जो बंदे हैं उसको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे, भाई कॉर्डन ऑफ करना है तो वो कॉर्डन ऑफ करके देंगे। वो कहता है कि यार बाल्टी रखनी है इधर तो मतलब बाल्टी रख के देंगे, ये जो भी चीजें हैं सारी करेंगे। उसने अपने इक्विपमेंट और टूल लाने हैं, जिस बंदे ने जो भी इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल या सिविल, वो टूल लाके उसने काम कंप्लीट किया। उसके बाद वो जो ड्यूरेशन था वो उसको लॉक करे, ये भी 3:05 पे शुरू हुआ, 3:35 पे मैंने इसको वाइंड अप कर दिया और क्लोजिंग पे वो साइन करके टाइम दे दिया, ठीक है। अब साइन लिखने का मतलब, साइन करने का, ये क्लोजिंग करने का जो मतलब है, उसका मतलब है कि काम कंप्लीट हो गया है। अब आप आइसोलेशन वगैरह या जो भी चीज एक्स्ट्रा चीजें हैं दैट वाज जस्ट फॉर द मेंटेनेंस वर्क, आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। उसका क्लोजिंग का ये मतलब है। अच्छा जी, फिर उसके बाद कैंसिलेशन का है, उसमें बात कहता है कि सिग्नेचर ऑफ द अथॉराइज्ड पर्सन स्टार्टिंग द आइसोलेशन हैव बीन रिमूव्ड। आइसोलेशन रिमूव होगी, उसके बाद क्या कहा जाएगा, प्लांट चला, काम भी हो गया, हर चीज उससे हटा दी गई है, अब आप काम, ठीक है जी। ऑपरेशन हो गया है, ठीक है। ये जो भी वर्क है, मेंटेनेंस वर्क है, या जो भी वो कर दिया है, हर चीज के लिए। बात भी होता है कि ठीक है जी काम कर दिया, कोई टूल पड़ा दे गया उस कन्वेयर के अंदर, मशीन चलाई, वो टूल उसमें आ गया और है ना कन्वेयर टूट गई, बेल्ट टूट गया, या फैन की जो ब्लेड्स हैं वो टूट गई, ये होता है। तो बेसिकली जो जिस चीज स्टेज पे जो ऑथराइज्ड पर्सन इफ दे आर मार्किंग अ सिग्नेचर, इट मींस कि वो चीज को चेक करके सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। एरिया हैज बीन एक्सेप्टेड बैक एंड द इक्विपमेंट कैन बी रीस्टार्टेड, ठीक है जी। कैंसिलेशन अगर वर्क परमिट हो रहा है तो वो ये इंश्योर कर रहे हैं, क्लियर है, आप इस इक्विपमेंट को स्टार्ट कर सकते, ठीक है जी। कितने स्टेप, कितने सेक्शन हैं जी वर्क परमिट के, हॉट वर्क परमिट के कितने सेक्शन, किसके हॉट वर्क परमिट उसमें कितने सेक्शन हैं, 4 होंगे, ठीक कहा, ठीक है जी, 4 ही, ठीक है। इसी तरह अगर जो भी काम हो 4 ही। वर्क एट हाइट की बात करेंगे तो 4 सेक्शन होंगे। कौन कौन से होंगे जी, इशूएंस, इशू, रिसीवर रिसीव करेगा, ठीक है जी। ये समझ क्या क्लियरेंस से मुराद बेसिकली कह रहा है कि देखिए कोई काम कर रहा है ना बंदा, मैं आपको पूरा एक स्टोरी बना के दे रहा हूँ। जैसे भाई एक वर्क परमिट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डील कर रहा है प्रोसेस, ठीक है। एक मोटर है जो कि फ्लूइड नीचे से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गई, ठीक है जी। मोटर जल गई या खराब हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। अब जो प्रोडक्शन वाला है वो कह रहा है यार ऊपर ये तो फ्लूइड नहीं आ रहा, तो एक वर्क परमिट इंजीनियर या मैनेजर या सुपरवाइजर तो एक वर्क परमिट इशू करे, सारी चीज है कि यार पंप खराब हो गया है, 3 बजे का टाइम है, ठीक है। और ये मेंटेनेंस वाले को मार्क करेगा कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की तरफ की जाए। अच्छा, मोटर खराब है तो कौन सा वर्क परमिट होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क वाला, इलेक्ट्रिक वर्क वाला, इलेक्ट्रिक जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो वर्क परमिट किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल 3:10 पे वो पहुंचता है परमिट, तो वहां पे कोई बंदा साइन किया जाएगा, यार ये साहब है, इन्होंने, ये इलेक्ट्रिशियन है हमारे, इन्होंने काम, तो वो क्या करेंगे, उस वर्क परमिट को रिसीव करेंगे, यार मैंने 3:10 पे रिसीव कर लिया, ये काम है और मैं अब जा रहा हूँ करने के लिए, ठीक है जी। ये जाते हैं जी, ये कहते हैं कि यार ये यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, इसको साफ करके दो, ठीक है, या यहाँ पे पानी मुझे प्रोवाइड करके दो,
ठीक है, यहाँ पे या फिर इस जगह को आप क्लियर करके दो ताकि मैं काम कर सकूं, ये चीजें यहाँ से हटाओ और ताकि मैं अपने टूल ला सकूं यहाँ पर। ठीक है, टूल वगैरह के लिए काम शुरू कर दिया। अब देखिए वो जो अरेंजमेंट्स की गई जस्ट फॉर द इलेक्ट्रिशियन, वो अरेंजमेंट किसने की? प्रोडक्शन वाले ने, जिनका वो काम कर रहा है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, उसने अरेंजमेंट करके दी। इन्होंने काम किया, मोटर रिप्लेस कर दी है, जो भी काम। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जी मोटर मेरी तरफ से ओके है, मैं क्लियरेंस मतलब करता हूँ, अब ये चीजें आप हटा दो। ठीक है जी, चीजें हटाई जाएंगी। उसके बाद वो वर्क परमिट वापस लेके जाएगा उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वो करेगा यार ये मैंने काम कर दिया, हर चीज मेरी तरफ से ओके है, नाउ अब इसको आप क्लोज कर दें। तो इसको इंश्योर करेंगे कि यार कोई चीज ऐसी तो नहीं है, पहले ट्रायल बेसिस पे उसको चला के भी देखेंगे ताकि प्रोसेस में बड़ा नुकसान ना हो। ठीक है, उसके बाद वो उसको क्या करेंगे, एंड करेंगे। और एंड करने देखें जो एक्टिविटी है ना, क्लियरेंस का मतलब है कि वो इंश्योर कर रहे हैं कि यार एरिया हैज बीन मेड सेफ, मतलब कोई इसके अंदर टूल नहीं पड़ा हुआ, उस जगह पे कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज नहीं, हमने अपनी सारी चीजें काम कर दी है। वो इंश्योर कर रहे हैं दे आर लीविंग द एरिया, अगर क्लियरेंस पे वो साइन कर रहे हैं दे आर लीविंग द एरिया, आइसोलेशन कैन बी रिमूव, आप कर सकते हैं। मतलब ये चीजें लिख नहीं रहे, वो सिर्फ पता इस चीज से लग रही है। तो जब साइन कर रहे हैं, साइन कर दिया उस क्लियरेंस वाले सेक्शन पे, इट मींस वो एरिया को लीव कर रहे हैं, काम हो चुका है। ठीक है, और आप आइसोलेशन वगैरह उसको रिमूव करें। ठीक हो गया। अब प्लांट चलाना किसका काम है? प्रोसेस वाले का काम है, प्रोडक्शन वाले का काम है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उसको पहले कुछ कैंसिल करेगा, कैंसिल करने के लिए क्या करेगा, साइन करेगा। देखिए व्हेन द कॉम्पिटेंट पर्सन इज मार्किंग अ सिग्नेचर, तो वो इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि आइसोलेशन हटा दी गई है। ठीक है, एरिया हैज बीन एक्सेप्टेड बैक, हमने वो एरिया अपने हैंड ओवर वापस ले लिया है। ठीक है, इक्विपमेंट कैन बी रीस्टार्टेड। मेन चीज है सिग्नेचर। सिग्नेचर किस चीज को रिप्रेजेंट करे, ये जो ब्लू ब्लू मैंने इधर लिख दिया। अब हुआ क्लियर? यस देखिए चारों सेक्शन में तो आपको समझ में आ गया, इश्यू, रिसीव, क्लियरेंस, कैंसिलेशन। ठीक है, अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ कि बाद वर्क परमिट के हवाले से जो सवाल आता है ना, उसमें यही होता है कि भाई वो पर्सन काम किया, उसने काम करने के बाद वो पर्सन ना प्रोडक्शन वाले जो पर्सन था रिप्रेजेंटेटिव, उसको ढूंढता रहा तो वो नहीं मिला, वो ऑफिसर ने बुला लिया था उसको, वो चाय पे चला गया था या वो उधर उससे नहीं मिल सका, ये सारी ऐसी सिचुएशन होती है। तो वो परमिट अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो सका, तो क्लियरेंस के लाभ क्लियरेंस किए बगैर डायरेक्ट उन्होंने कैंसिलेशन वाला स्टेप कर लिया। ठीक है, जिसकी वजह से वो टूल उसमें रह गया था और चेक नहीं हो सका और है ना ये इंसिडेंट। तो इस तरह की फिर आपने एक सिचुएशन को पिक करना है कि हम उस वर्क परमिट को इम्प्लीमेंट किया गया लेकिन उसमें ड्यू टू दिस रीजन उस परमिट की क्लियरेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। समझ में आई बात? तो ये इस तरह से सवाल इसमें से मतलब बन सकता है। अच्छा, फिर कह रहा है कि जो जितने भी आपके पास परमिट हैं वो 3 कॉपीज बनती हैं उसकी। ठीक है, 3 कॉपियां डुप्लीकेट कॉपी हैं, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कहलाएगा, 3 कॉपियां बनाई जाती हैं एक ही वर्क परमिट की, सेम एक कॉपी जो है जहां पे काम हो रहा है वहां लटकाई जाती है, माउंट की जाती है, ताकि कोई भी आके उसको मतलब सेफ्टी ऑफिसर है या कोई हायर अथॉरिटी से मैनेजर है या मतलब हाई लेवल का बंदा है, वो उसको चेक कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद एक कॉपी जो है वो इशू कर रहा है जो मैनेजर है, अथोराइजिंग मैनेजर प्रोडक्शन वाला, एक कॉपी उसके पास रहेगी उसके ऑफिस में उसके टेबल पे। और एक होता है सेंट्रल। सेंट्रल नॉर्मली वही होता है जो हेल्थ एंड सेफ्टी का जो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर, हेल्थ एंड सेफ्टी डायरेक्टर है, ये हेल्थ एंड सेफ्टी का डिपार्टमेंट है। तो वो एक HSE डिपार्टमेंट में एक कॉपी उधर सेंट्रलाइज जमा होती है, पूरे प्लांट पर जिस जिस जगह भी काम होता है एक कॉपी वहां तो जमा होनी है, एक कॉपी वहां पे लटकी रहेगी जहाँ पे काम हो रहा है।
ठीक है, एक कॉपी जो है वो जो इशूअर है प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, और जो लटकी हुई कॉपी है वो वापस जब काम खत्म हो जाएगा तो वो जो माउंट की थी काम की जगह वो वही पर्सन अपने पास रिकॉर्ड में रखेगा। इलेक्ट्रिकल वाला है तो इलेक्ट्रिकल वाला रखेगा अपने पास, मैकेनिकल वाला है तो मैकेनिकल वाला अपने रिकॉर्ड में रख लेगा, सिविल वाले ने काम किया तो सिविल वाला। देखिए अब स्टोरी पूरी समझ में आ गई वर्क परमिट टू वर्क सिस्टम की क्या चीज है सारी। चलिए जी, ये टॉपिक भी एंड हो गया। इसमें कोई सवाल है तो बताइए। देखिए वर्क परमिट सिस्टम, परमिट टू वर्क सिस्टम या वर्क परमिट क्या डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर है। ठीक हो गया जी। अच्छा ये कौन कौन से हो सकते हैं, हॉट वर्क का हो सकता है, कोल्ड वर्क का हो सकता है, वर्क एट हाइट का हो सकता है, परमिट मेंटेनेंस वर्क का हो सकता है। अच्छा जरूरी नहीं है ये सिर्फ इन्हीं का होगा, इसके अलावा भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अगर कहीं पर आप समझते हैं कि यार इस इंडस्ट्री में या इस लोकेशन पर इस वाले हैजर्ड की जो मतलब लाइवलीहुड है वो बहुत ज्यादा, कोई हैजर्ड है ना, जैसे अब जलसा है, जलसे में क्राउड हैजर्ड है वो बहुत ज्यादा होता है। तो और उसके हिसाब से अगर आप समझ, एक कंपनी है जो सिर्फ जलसे करवाती है, ठीक है फॉर एग्जांपल है, अब वहां पे उनके हिसाब से जो वर्क परमिट होगा उनको अपना डिजाइन करना होगा क्राउड हैजर्ड से निपटने के लिए चेकलिस्ट हो जाए कि यार यहाँ से एक इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट है ही नहीं है, वो आपने इंश्योर करना है यार, ये लाइटनिंग है इधर या नहीं, कुछ सारी चीजें। तो कहने का मकसद है नॉर्मली यही होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं, वो नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद अपने डिस्कस किए जी सेक्शंस के सेक्शंस कितने होते हैं वर्क परमिट के, 4 सेक्शन, इशू, रिसिप्ट, क्लियरेंस, कैंसिलेशन। ये भी आपको एक एक स्टेप समझ में आ गया इसका। अच्छा जी कितनी कॉपीज बनाई जाती है एट अ टाइम? 3 सर। डुप्लीकेट में, ठीक है। एक कॉपी कहाँ जाएगी? मैनेजर के पास एक जहाँ काम हो रहा है, हाँ पूरे परमिट बोर्ड की लगनी चाहिए। नहीं नहीं, एक जो देखिए जहाँ काम हो रहा है ना एक वहां पे पहले लटकाएगा। अच्छा वो लटकाएगा कौन? वही बंदा जो मेंटेनेंस का हो सकता है, सिविल का हो सकता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, ठीक है। एक तो उसने वहां लटकाई और उसके बाद वो क्लोजिंग और क्लियरेंस कैंसिलेशन करवा के अपने पास रखा। एक कॉपी सेंट्रलाइज लोकेशन पे जाएगी पूरे डिपार्टमेंट से, मतलब तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, पैकेजिंग है, मतलब प्रोडक्शन है और डिफरेंट सेक्शन होते हैं ना इंडस्ट्री में, तो एक कॉपी जाएगी बिल्कुल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर उनके रिकॉर्ड में। एक कॉपी जो डिपार्टमेंटल इंचार्ज उनके पास अपने पास रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर पैकेजिंग मैनेजर है तो पैकेजिंग वाले मैनेजर के पास या उसके पी के पास नॉर्मली वो रिकॉर्ड नंबर, मैनेजर तो नहीं करता, तो उन उसके पास है। ठीक है। तो इन तीनों कॉपीज की आपको क्या कहते हैं डेस्टिनेशन भी पता लगेगी। ठीक हो गया। तो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे या जो कंप्यूटर में या मोबाइल पे भी लिख सकते हैं। फिर इंशाल्लाह सैटरडे संडे को आप मुझे भेजते रहेंगे तो मैं आपको सैटरडे संडे को, क्योंकि मेरे पास काफी सारे रेस्पॉन्सेज आ चुके हैं और मैं वीकेंड पे पढ़ के आपको रेस्पॉन्स करूँगा। चलें जी। और ठीक है जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट आपने सारे इंस्ट्रक्शन सुन लिए। ठीक है जी, क्लास इज ओवर। इंशाल्लाह अभी मैं मैसेज कर देता हूँ कब वापस कब करें। 3 बजे शुरू करना है। 3:30 बजे करें।
3 बजे मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा भी 3 बजे सर 3 चलेगी, लेट्स स्टार्ट द क्लास. The next class will be started at 3 p.m. 3 बजे शुरू करेंगे अगली क्लास. प्राइस